हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले यूपी टेट 2014 का प्रीवियस में 15 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, ए और बी दो लोग हैं और ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है। बी की आय सी की आय से, ये तीसरा बंदा है, बी की आय सी की आय से 30%, बी की आय सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 रुपए है तो सी की आय बतानी है हम लोगों को, सी की आय बतानी है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को मान के करते हैं। ठीक है, जैसे कि ए बी सी और तीन लोग हैं, ए बी सी ये तीन लोग हैं। ठीक है, अब हम इसमें ये देखें हमें किसकी आय बतानी है, हमें बतानी है सी की आय। ठीक है बच्चों, तो सी की आय जो हमें बतानी है तो हम सी की आय को लेट कर लें कि सी की आय 100 है। अगर सी की आय 100 है तो इसने बोला है कि बी की आय सी की आय का 30% है। अच्छा, सी की आय 100 है, इसका 30% निकालो, यानी 100 इंटू 30%। इसका मतलब 100 इंटू 30/100। ये बातें हर कोई जानता है कि 100 का 30% 30 होता है, 100 का 40% 40 होता है, 100 का 5% 5 होता है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैंने ये बता दिया आपको। इसका मतलब बी की जो आय है वो 30 है। इसके बाद वो ये कह रहा है कि बी की आय से ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। जो ए की आय है वो बी की आय से कितना 20% अधिक है, 20% ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं 30 का जो इसकी आय है बी की उसका 20% अगर मैं निकालूं तो 30 गुणा 20/100 करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल, दोनों 3 दूनी 6, कितना आ गया 6। इसका मतलब ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय हमारे लेट किए हुए के अकॉर्डिंग 30 है। तो फिर ए की आय कितनी हो जाएगी, 6 ज्यादा हो जाएगी, मीनिंग 36 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताऊं आपको कि हमारे अकॉर्डिंग इन तीनों की सम्मिलित आय कितनी हो रही है। हमारे अकॉर्डिंग इन तीनों की सम्मिलित आय, तीनों की मिला के आय कितनी हो रही है, तो वो हो रही है हमारी 30 और ये 36, मीनिंग 166 हमारे अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रतिमाह जो आय है तीनों की मिलाकर वो है 74,700। तो मैं इसके सामने या इसके इक्वल लिख दूंगा 74,700। ठीक है दोस्तों, हमें बतानी है सी की आय, मतलब 100 की वैल्यू। तो 166 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, हमें 100 की वैल्यू बतानी है। मतलब हम पहले 1 की वैल्यू बताएं तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 74700 डिवाइड जैसे ही तुम 166 का करोगे तो ये जो वैल्यू है वो 1 की हो जाएगी। ठीक है, अब 100 की बतानी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा। 2 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 50 हो जाएगा और 2 से अगर मैं इसको काटूं तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 3 6। ठीक है दोस्तों, और 83 निम्मा जो होते हैं वो होते हैं 747। ठीक है, 900। अब ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे 900 का 50 से तो ये आ जाएगा 9 पंजे 45 और 000। तो दोस्तों 45,000 इसका आंसर हुआ, मीनिंग सी की जो आय है वो 45,000 है। मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों यदि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, मतलब ये एक रोम्बस है। रोम्बस में मतलब कुछ खास बातें होती हैं कि इसकी जो सारी साइड होंगी ए बी बी सी सी डी डी ए ये सारी इक्वल होंगी। दूसरी इसकी खास बात ये होती है कि ये जो इसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। दूसरा 90 डिग्री पे काटते तो हैं, उसके साथ साथ एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को काटने के साथ साथ आधा आधा विभाजित भी कर देता है। मतलब ये विकर्ण जो है, ये विकर्ण ने इस वाले विकर्ण को काटा तो ये वाला भाग और ये वाला भाग आधा आधा बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेम ये वाला जो विकर्ण है वो इसके साथ करेगा, आधा आधा पार्ट इसको इक्वल 2 भागों में बांट देता है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2 भागों में इक्वल बांटता है और
समकोण पर काटता है, ये बात होती है। तो अब मैं अगर इस एक ये वाले ट्राइंगल को लूं तो मैं लिख सकता हूं इस ट्राइंगल के अंदर 90 के सामने वाली ये जो साइड है ये कर्ण है, और हम लोग जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। और इसी बात को हम ये कह सकते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाएं मतलब अगर कर्ण तुम ये ले लोगे और कर्ण यही है ए बी का स्क्वायर, तो बची हुई इस ट्राइंगल में भुजाएं कौन सी होंगी, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि ओ ए जो है वो ए सी का हाफ है, तो फिर मैं इसको ये लिख सकता हूं, ओ ए को क्या लिख सकता हूं, ओ ए हटाकर मैं लिख सकता हूं ओ सी, ए सी का हाफ। ठीक है, जो ओ ए है वो ए सी का आधा पार्ट है, तो मैं यहां लिख सकता हूं ए सी अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस ये सेम यहां पर ओबी जो है, ये जो ओबी है वो बीडी का हाफ है, तो बीडी का हाफ है ओबी, तो मैं लिख सकता हूं कि बीडी अपॉन 2 इक्वल और उसका स्क्वायर और इधर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं हम अगली लाइन यहां पर क्या लिखेंगे। मैं इसको कह सकता हूं ए सी का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बीडी का स्क्वायर अपॉन 4 और इधर ए बी का स्क्वायर। यहां पर अगर हम एलसीएम लें और एलसीएम लेने के बाद ये 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो अगली जो लाइन होगी वो होगी हमारी 4ab का स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब हम मैच करें क्या ये ऑप्शन में कहीं है, तो देखते हैं AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू 4AB स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, संलग्न मतलब तीनों जो लगे हुए होंगे उनको बोला जा रहा है, फलकों का मतलब वही सरफेसेस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है किसी घनाभ की 3 संलग्न, संलग्न का मतलब होता है तीनों लगे हुए, तीनों चिपके हुए होने चाहिए। उसके बाद फलक का मतलब होता है वही सरफेसेस या दीवारें। ठीक है, और के क्षेत्रफल क्रमशः ए मीटर स्क्वायर, बी मीटर स्क्वायर, सी मीटर स्क्वायर है। अगर मैं आपको सिंपली एक रूम के एग्जांपल से बताना चाहूं तो रूम भी जो होता है वो घनाभी होता है, तो रूम के अंदर जो दो जो सतह होंगी या दो जो फलक होंगे वो सेम क्षेत्रफल के होते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि जो नीचे वाला सरफेस होगा, नीचे वाला जो सरफेस होगा जिस पर हम खड़े होते हैं, और जो हमारी छत होगी, छत का जो सरफेस होगा, ये दोनों के दोनों सरफेस का एरिया सेम होगा, इन दोनों फलकों का एरिया सेम होगा। दूसरा, जैसे अगर मैं बोलूं इस दीवार का, मैं भी एक रूम में ही हूं, इस दीवार का जो एरिया होगा इसके सामने वाली दीवार का एरिया भी इतना ही होगा जितना इसका होगा। दूसरा, आमने सामने वाली दीवारों का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, तो अब आमने सामने, अब नीचे वाली जो सतह होगी उसका एरिया अगर मैं निकालूं तो उसमें एक एल होगी दूसरी बी होगी, तो एल बी हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं बाकी की 2 खड़ी हुई दीवारों का अगर एरिया निकालूं, ठीक है, तो बाकी जो 2 खड़ी हुई दीवारों का एरिया निकालूंगा उसमें से एक का होगा BH और एक का होगा HL, मतलब हाइट जरूर इंक्लूड होगी क्योंकि वो खड़ी हुई है, उनमें हाइट जरूर है। तो फिर अब आप मैं अगर आपको विद यहां पर बना के अगर दिखाऊं एक घनाभ, तो कुछ इस तरह से घनाभ है ये। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये एक घनाभ है, ये देखिए ये घनाभ है। अब इसमें एक ये नीचे वाली सरफेस है और इससे चिपक के एक ये वाली सरफेस है। नीचे वाली सरफेस और इस ऊपर वाली सरफेस का एरिया सेम होगा, और इस वाली सरफेस का और इधर वाली सरफेस का इसका एरिया सेम होगा। ठीक है, और सामने वाली सरफेस का, इधर सामने वाली सरफेस का और इसके पीछे वाली सरफेस का एरिया भी सेम होगा। ठीक है, तो इसका एरिया होगा LB, इसका एरिया होगा LB, इसका एरिया होगा BH, तो इसका एरिया होगा BH और इसका एरिया होगा इसका, ये वाली का, इसका एरिया होगा HL। तो मैं बात करता हूं कि एक, अब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं करूं तो LB जो है एक सरफेस है और इसका जो एरिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है A मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा जो दूसरी सतह है इसमें, या दूसरा जो फलक है उसका एरिया है BH,
BH है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो B है। और तीसरा है HL और उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एरिया है वो है C। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। दोस्तों बात समझ में आ रही होगी, ये ये L स्क्वायर हो गया, ये B और ये B स्क्वायर हो गया और ये H और H स्क्वायर हो गया और इधर हो जाएगा दोस्तों ABC। ठीक है, अगर मैं इस पर चाहूं, ये तीनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, मैं इसको लिख सकता हूं LBH का स्क्वायर इक्वल्स टू ABC। तो LBH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? LBH की वैल्यू हो जाएगी रूट में ABC और LBH ही दोस्तों होता है आयतन यानी कि वॉल्यूम, जो हमसे पूछा है उसने। तो आयतन यानी कि V जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट में ABC। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा है अंडर रूट ABC मीटर क्यूब। तो ये हुआ क्वेश्चन ये। तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, यदि संख्या, ये कोई एक संख्या है और वो ये कह रहा है कि ये 6 से डिविजिबल है, 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो A के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा? तो दोस्तों हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, ठीक है, विभाज्यता की पहचान पता होनी चाहिए। और 6 की विभाज्यता की पहचान ये है कि अगर कोई संख्या 6 से तभी डिविजिबल होगी, 6 से तभी पूर्णतः विभाज्य होगी जब वो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होगी, तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अच्छा, 2 की विभाज्यता के लिए क्या है? 2 की विभाज्यता के लिए क्या है कि 2 से कोई संख्या तब विभाज्य होती है जब उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इकाई का अंक होना चाहिए वो इनमें से कोई होना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं यहां ऑप्शन में जाऊं तो 9 नहीं होगा इकाई का अंक और 5 नहीं होगा इकाई का अंक। अब हमारे पास बचे ये 2 ऑप्शन, इन 2 ऑप्शन के लिए हमें क्या करना होगा, मीनिंग 6 और 8 बचा। अब हमें क्या करना होगा, हम ये ऐड करें, ये सब का ऐड, क्योंकि 3 की विभाज्यता की पहचान क्या होती है? अगर किसी संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। अगर मैं यहां पर 6, 2, 5, 3, 2, 9, 1, 5 और A इन सबको जोड़ूं तो ये हो रहा है आपका 33 प्लस A। अब A के स्थान पर कौन सा नंबर होना चाहिए? अब होना क्या चाहिए, या 6 या 8, और साथ में ये होना चाहिए कि वो 3 से डिविजिबल जरूर होना चाहिए, जोड़। ठीक है, 33 और प्लस जो कुछ भी आए वो 3 से डिविजिबल जरूर होना चाहिए। अगर मैं यहां ऑप्शन ले लूं 8, तो 33 और अगर मैं A की जगह 8 बोलूं तो 33 और 8 हो जाते हैं 41 और 41 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 8 ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा आंसर। इसके बाद हम अगला चलें कि 33 प्लस A, अगर मैं यहां पर A की जगह 6 ले लूं, A की जगह मैं 6 ले लूं, डिविजिबल बाई 3 और वो योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 33 और 6 आपके हो रहे हैं 39 और 39 3 से डिविजिबल हैं, 39 3 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब यहां पर A की जगह 6 होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन हुआ 6। ठीक है, तो 1 मिनट, लास्ट वाला जो नंबर है वो 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और अंकों का जो योग है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। ये 2 बातें एक साथ अप्लाई होनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं हम प्रथम 5 धन ऋण संख्याओं का योग। ऋण का मतलब होता है अभाज्य और इसका मीनिंग होती है प्राइम नंबर। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती है? 2 से शुरू होती हैं। 2 फिर +3 फिर +5, 2, 3, 5 फिर +7 फिर +11 और इन सबका जो हम योग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इनका योग आएगा 28। तो दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपए हैं। ठीक है, तो जतिन और प्रिया के पास मिलाकर, दोनों के मिलाकर 41 रुपए हैं। जतिन के पैसे का 1/4, ठीक है, जतिन के पैसे का 1/4, पैसों के 1/7 से 2 रुपए अधिक है। प्रिया के पास पैसे कितने हैं? ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा मान लेता हूं कि प्रिया के पास 20 रुपए हैं। ठीक है, अगर प्रिया के पास 20 रुपए हैं तो
तो फिर जतिन के पास कितने रुपए होंगे? तो जतिन के पास होंगे फिर 21, क्योंकि दोनों के मिलाकर होने चाहिए 41। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर देखिए दोस्तों, वो जो कह रहा है वो हम करेंगे। जतिन के पैसों का 1/4, तो जतिन के पैसों का 1/4 कुछ पॉइंट में आएगा दोस्तों, और प्रिया के पैसों का 1/7 ये भी कुछ पॉइंट में आएगा दोस्तों। ठीक है, 1/7 यानी कि 7 का डिवाइड। तो दोस्तों हम इसका ये ऑप्शन हटा के दूसरा वाला ऑप्शन लेते हैं, 27 वाला। मैं अगर ये कहूं कि उसमें क्या पूछा है, प्रिया के पास पैसे हैं, मैंने मान लिया कि प्रिया के पास 27 है। कितना? 27। अगर प्रिया के पास 27 है तो 41 से 27 गया तो कितना बचा? 14। ठीक है, 14 बचा। तो दोस्तों अब हम इसकी जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी बात यहां सेटिस्फाई करेंगे। वो कह रहा है कि जतिन के पैसे का 1/4, तो जतिन के पैसे मीनिंग ये, इसका 1/4, तो इसका 1/4 दोस्तों यहां पर पॉइंट में होगा, और इसका 1/7 ये भी पॉइंट में होगा। तो हम ये ऑप्शन भी हटा देते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन भी हम यहां से हटा देते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। अब लेते हैं हम कि जतिन के पास हम लेट करें, हम लेट क्या करें, हम ऑप्शन ले रहे हैं कि जतिन के पास, हमने कहा कि जतिन के पास 21 है, जतिन के पास 21 है, तो फिर सॉरी किसका पूछ रहा है? प्रिया के पास पैसे हैं, मैंने माना कि प्रिया के पास 21 है, और तो फिर इसका मतलब जतिन के पास जो बचेगा वो होगा 20। अब क्वेश्चन को देखते हैं, जतिन के पैसे का 1/4, तो जतिन के पैसे का 1/4 कर दो, जो कि कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि प्रिया के पैसे का 1/7, तो प्रिया के पैसे का 1/7 कर दो, जो कि कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और वो ये कह रहा है प्रिया के पैसे का 1/7 2 रुपए अधिक है। तो अब हम लोग देखें क्या जतिन के पास जो पैसे का 1/4 किया और इसके पैसों का 1/7 किया, तो क्या जतिन के पैसे 2 रुपए ज्यादा हैं? तो हाँ, जतिन के पैसे 2 रुपए ज्यादा हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कर लिया दोस्तों। देखते हैं अब इसको अगर हम मेथड से करते तो कैसे करते। हम यहां पे करते कि जतिन के पास जो पैसे हैं उसका 1/4, और प्रिया के पास जो पैसे हैं उसका 1/7। जो जतिन के पास पैसे हैं वो कितना? जतिन के पैसों का 1/4, प्रिया के पैसों से प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब ये जो है ये 2 रुपए ज्यादा है। अगर मैं इसको भी 2 ऐड कर दूं तो ये दोनों फिर बराबर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर फिर मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है प्रिया के पास पैसे हैं, मतलब मुझे एक तरीके से यहां P की वैल्यू बतानी है। तो मैं यहां J इक्वल्स टू लिख सकता हूं 41 माइनस P, J इक्वल्स टू लिख सकता हूं 41 माइनस P, तो यहां पर लिख दूंगा 41 माइनस P अपॉन 4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका P प्लस 14 अपॉन 7। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूं, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28 माइनस 7P इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4P प्लस 14 चौक 56। ठीक है दोस्तों, अब मैं PP एक साइड कर लूं तो मैं यहां पर 4P और ये 7P इधर लेकर आऊं दोस्तों, अगर तो 4 और 7 हो जाएंगे प्लस 7P हो जाएगा ये इधर, और 56 इधर जाएगा तो 287 माइनस का 56 दोस्तों। अब 4P और 7P हो जाएगा हमारे पास 11P, और यहां पर 7 में से 6 गया तो बचा हमारा 1, और 8 में से 5 गए तो बचा हमारा 3, और इधर है ये 2, और 11 का अगर मैं इसमें भाग करूं दोस्तों तो 11 दूनी 22, 1 बचा, और 11 एकम 11। तो दोस्तों प्रिया के पास रुपए आए 21, और हमने ऑप्शन से भी बताया आपको 21, और ये मेथड से भी मैंने बताया आपको 21 इसका हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्ह में बताएं। तो ये मैं लिखता हूं बारंबारता, और इसका टैली चिन्ह इधर लेते हैं दोस्तों। तो एक के लिए होता है इस तरह, 2 के लिए होता है इस तरह, 3 के लिए होता है इस तरह, और 4 के लिए होता है कुछ इस तरह,
और 5 के लिए होता है 1 2 3 4 और ये 5 कुछ इस तरह। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। दोस्तों दो सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। दो सहअभाज्य संख्याएं होती ही वो हैं जो किसी नंबर से कटती नहीं है, ठीक है, जो किसी सेम नंबर से नहीं कटती। जैसे मैं 5 और 7 बोलूं, क्या देखो यहां भी और यहां भी, क्या कोई ऐसा नंबर है सेम नंबर जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर सके? ऐसा कोई नंबर नहीं होता। तो उन संख्याओं को ही हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। फिर यहां पर एक ऐसा नंबर होता है, एक इसको भी डिवाइड कर सकता है और एक इसको भी डिवाइड कर सकता है, तो फिर एक ही तो दोनों का मासा होगा। दोनों का मासा कौन हुआ? एक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। तो देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन गणित शिक्षण शास्त्र का है। तो भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। वो त्रुटि आप लोग अगर मैथ करते हैं तो आपको खुद पता चल रहा है कि क्या कर दिया है, ठीक है, विद्यार्थी ने क्या कर दिया है और शिक्षक ने क्या त्रुटि प्राप्त की है। आप खुद देख रहे हैं यहां पर कि उसने लासा नहीं लिया है बल्कि सिंपली इसको ऐड कर दिया, सिंपली इसको ऐड कर दिया। मतलब लासा का कॉन्सेप्ट किस तरह फ्रैक्शन से रिलेट करता है वो इस बात को नहीं समझता, नहीं जानता। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन लघुत्तम समापवर्त है। लासा की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करनी चाहिए। तो बिल्कुल जी हां, लासा की यही तो बात है, लासा का ही तो कॉन्सेप्ट वो यहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, क्या नाम है, फ्रैक्शन के अंदर, इसीलिए उसका आंसर यहां पर गलत है, ठीक है, इस तरह नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन भी समझते हैं, बच्चों से कहें कि अधिक से अधिक अभ्यास करें। अधिक से अधिक अभ्यास क्या बच्चा गलत क्वेश्चन को ही करने में करें, ठीक है, तो ये भी नहीं, ये नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद कह रहा है इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे समझ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हमें बच्चों को पहले से ही समझाना है, सिखाना है, ऐसा नहीं है कि हस्तक्षेप ना करें। उसके बाद है प्रत्येक भिन्न के परिमाप को समझने में बच्चों की सहायता करें। तो भिन्न के परिमाप को समझने से वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, हमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट ही, एलसीएम की अवधारणा ही बच्चों को समझानी चाहिए और समझानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन 1 होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पेडागोजी से रिलेटेड है। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है। तो दोस्तों माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। मतलब पहले क्या बात होगी, दूसरे नंबर पे क्या बात होगी, एक बच्चे के लिए क्या क्रम उचित होगा, क्या इसका क्रम होगा। क्या बच्चा शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं? शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स का प्रयोग। तो मानक इकाइयों का प्रयोग तो सबसे पहले ही नहीं करने लगेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये बात कंफर्म है कि इससे पहले वो ये करेगा, ये चीज पहले करेगा, इससे पहले, ठीक है, अमानक, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा। जैसे कि मान के चलो ये एक मार्कर है और एक ये पेन है, तो इसमें वो मापन यूं करके देखेगा, तो ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स तो है नहीं, ठीक है। या और भी इसी तरीके से शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेगा, मतलब वस्तुओं को पहले वो सत्यापित करेगा और वस्तुओं के बीच संबंध वैसे ही जनरली समझेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद अमानक इकाइयों द्वारा समझेगा, चीजों को कंपेयर करेगा। उसके बाद वो लंबाई के लिए मानक इकाइयों का यूज करेगा और लास्ट में मीटरी इकाइयों के बीच में वो संबंध स्थापित कर सकता है, जैसे कि मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये काम वो लास्ट में जाके रिलेट करेगा जब इतनी बातें सीख लेगा। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 2 1 4 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। तो सवालों के उत्तर देने की तकनीक में कितना भी निपुण हो, ठीक है,
तो इससे एक अच्छा टीचर होने का जरूरी नहीं है, ठीक है। और अधिक सूत्र, आपको किसी भी अच्छे टीचर को बहुत सारे सूत्र याद हैं, मगर आपको उनका संबंध नहीं बता पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझा नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। बहुत जल्दी सवालों के करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि एक अच्छा गणितज्ञ बहुत जल्दी सवालों को करने से भी कोई मतलब नहीं है। ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। सभी अवधारणाओं को, जितनी भी अवधारणाएं हैं मैथ के अंदर, जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको लागू करना, कॉन्सेप्ट को समझाना, कॉन्सेप्ट को लागू करना और उनमें संबंध बनाना, ठीक है, संबंध बनाना, एग्जाम्पल से रिलेट करना क्वेश्चंस को और फिर बताना। तो ये हो गया इसका लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी एक वृत्त की जीवा है, मीनिंग तुम सबसे पहले वृत्त बना लो। ए बी एक वृत्त की जीवा है, तो जीवा का मतलब जो केंद्र से होके ना जाती हो, ठीक है, और परिधियों को छू जाती हो, ऐसी रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ओके दोस्तों, अब इसका सेंटर होगा यहां कहीं, ठीक है, वृत्त है तो वृत्त का सेंटर होगा, और सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, और त्रिज्या 13 है, ठीक है। अब ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी, ये सब 13 ही तो होंगी, क्योंकि एक वृत्त में बनने वाली, ठीक है, अनगिनत त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको यहां मिला सकता हूं, ये भी तो 13 होगी, ये 13 होगी, और वो ये कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तो केंद्र से जीवा पर लंब डालें, केंद्र से जीवा पर लंब हम डालें, यानी कि 90 डिग्री पे। तो एक खास थ्योरम होती है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये पूरी अगर 10 है तो 2 बराबर भागों का मतलब होगा इधर 5 और इधर 5, ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गई, ये 90 डिग्री का एंगल है यहां पर, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये, इसको मैं x कह दूं अगर, तो ये 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, और 25 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 144 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर रूट दूसरी तरफ जाएगा, यानी वर्गमूल दूसरी तरफ जाएगा, तो वर्गमूल बन जाएगा 144 इक्वल्स टू एक्स, और 144 का वर्गमूल होता है दोस्तों 12, मीनिंग एक्स की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि यही लंब है और यही इसका आंसर है। लंब की लंबाई जो है वो 12 हो गई दोस्तों। देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों ये वर्ग है, और अगर इसकी भुजा a है, तो इसका विकर्ण जो होता है √2a होता है। तो विकर्ण √2a है दोस्तों। देखो बिल्कुल मैं आपको करके बताऊं, अगर मुझे इससे √2a से मुझे किस पर जाना है, मुझे क्षेत्रफल निकालना है इसका। मैं जानता हूं कि इसकी भुजा a है तो इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर होगा, लेकिन वो a स्क्वायर में कैसे कर सकता हूं, √2a इस पूरे के विकर्ण का कर दूं अगर मैं स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, और √2 का बन जाएगा 2। अच्छा, तो √2 का 2 बन जाएगा, उस 2 को हटाने के लिए नीचे में अपॉन में 2 ले लूं, तो फिर अब देखो कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 2, और मैं जानता था कि a स्क्वायर इसका आंसर आएगा, ठीक है। जब वर्ग की भुजा a है और विकर्ण √2a है, तब क्षेत्रफल कितना आया दोस्तों, a स्क्वायर। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूं कि विकर्ण जो ये विकर्ण है, इस विकर्ण को दोगुना करूं का मतलब हो जाएगा 2√2a। तो मेरी समझ में एक बात आई कि अगर तुम्हें विकर्ण पता हो और तुम्हें क्षेत्रफल निकालना हो, तो विकर्ण का स्क्वायर कर दो और उसका हाफ कर दो, तो क्षेत्रफल निकल आता है। तो मैं यहां पे क्या करूं, विकर्ण का स्क्वायर कर दूं और उसका हाफ कर दूं, तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। यहां ये हो जाएगा 4 × 2 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल,
ये क्षेत्रफल आया 4a²। जब मैंने विकर्ण दोगुना किया तब क्षेत्रफल आया 4a², और जब विकर्ण हमारा √2a था, ये देखो यहां पर विकर्ण कितना है √2a, और ये विकर्ण कितना है दुगना 2√2a। तब हम ये देखें अगर कि जब विकर्ण √2a था तब क्षेत्रफल कितना था a², जब विकर्ण दोगुना कर दिया 2√2a कर दिया तो विकर्ण कितना हो गया 4a²। अब मैं यहां पे देखूं कि a² और 4a² में क्या रिलेशन है, तो मैं कह सकता हूं कि विकर्ण दुगना करने से जो क्षेत्रफल हुआ है वो देखो दोस्तों 4 गुना हो गया a² और इधर है 4a²। a² में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, का मीनिंग ये हुआ कि ये 4 गुना हो चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दिए गए विकर्ण का 4 गुना। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चन बता दिए। तो दोस्तों पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।